हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज़ द स्टडी। दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन। मई के महीने की मैगजीन आ चुकी है दोस्तों, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हेड से। इस बार 2 ही आर्टिकल है इसके अंदर, तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था अमिड कोविड-19 आउटब्रेक, जो कि अभी भी ऑनगोइंग है, तो वहाँ पर एक स्कीम यहाँ पे बताया गया था। एक चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मार्च 2021 तक सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है, रोल आउट करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो मार्च 2021 तक दी गई है। ठीक है, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा। अब देख लेते हैं राशन कार्ड क्या है। देखिए, राशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी को जिसको भी पावर दी जाती है उनके द्वारा यहाँ पे ये इशू किया जाता है। एज पर पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है जो भी उनके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो यहाँ पे परचेज कर सके एट अ सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट का मतलब मार्केट की जो भी तय कीमत होगी उससे कम रेट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप खरीदते हो किसी भी एफपीएस यानी कि फेयर प्राइस शॉप से, जो कि आपके लोकल एरिया में आपको मिलेंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के राशन कार्ड जो है डिस्टिंक्ट राशन कार्ड यहाँ पे इशू करती है, जो कि आपकी एपीएल बीपीएल अंत्योदय फैमिलीज के लिए अलग लाभ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग कलर्स भी इनको डिनोट किए जाते हैं, पिंक येलो वाइट, तो इस तरीके से कैटेगराइज यहाँ पे किया जाता है राशन कार्ड्स को। राशन कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो फॉर आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के लिए जैसे आपके अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं, यानी कि आपका जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसी तरीके से आप इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर आईडी प्रूफ। अब देख लेते हैं दोस्तों वन रेशन ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, बार बार बोला भी नहीं जा रहा। देखिए, ये स्कीम आपको यहाँ पे जो भी बेनिफिशरीज हैं अगर वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर में यहाँ पे रहना चाहते हैं और वहाँ से जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो ये सब्सिडाइज रेट पे जो भी सामान दिया जाता है उसको खरीदना चाहते हैं, तो वो इस नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के अंदर उसको खरीद सकते हैं। यानी कि बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन फ्रॉम एनी एफपीएस अक्रॉस कंट्री। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में रहते हैं और आप वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो आप वो जो राशन कार्ड, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है, तो उस स्टेट डॉक्यूमेंट का जो फ़ायदा है वो दूसरे स्टेट में नहीं ले पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, देश के किसी भी कॉर्नर में हो, आप यहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे जो है फूड ग्रेन्स या फिर जो भी इसेंशियल कमोडिटीज स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली आपके पास जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर कोई भी राशन कार्ड होल्डर जिसके पास भी यानी कि राशन कार्ड होगा, वो यहाँ पर किसी भी अपने लोकल एरियाज में जहाँ पे भी रहते हैं फेयर प्राइस शॉप पे जाइए और वहाँ पर आपको जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है वो सब्सिडाइज रेट्स पे जो है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक ग्रुप बना था दोस्तों, पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, जिन्होंने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी थी, एक सजेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये यहाँ पे इसकी जो पोर्टेबिलिटी वो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। इनकी पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक स्टेट तक इसको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सिस्टम लेकर आई जिसका यहाँ पे नाम रखा गया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 2018 के अंदर अप्रैल के अंदर ये आया था। ये क्या है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कि जितना भी पब्लिकली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं उन सभी को लेकर एक इंटीग्रेटेड यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे जो किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। इसके अंदर आपका जितना भी नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर आपको जो भी फूड ग्रेन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं उसका एक यहाँ पे नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी होगी। यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट के साथ आप देश भर में कहीं पर भी जो सामान है फूड ग्रेन्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक नेशनल लेवल का डाटा रिपोजिटरी जो बनाया जाता है ताकि जो बेनिफिशियरी डाटा है उनका डुप्लीकेशन ना हो। इसके लिए यहाँ पे आधार कार्ड को यूज़ किया जाता है और बेस्ट से बेस्ट जो एनालिटिकल टेक्निक्स है जो कि एडवांस डाटा पे यहाँ पे यूज़ की जाती है ताकि कॉन्टीन्यूसली इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो ला जा सके डाटा के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देख लेते हैं जो नया सिस्टम होगा वो किस तरीके से काम करेगा। देखिए, इसके लिए आपको जो आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है उसी को यूज़ किया जाएगा बाय द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज। यानी कि हर जो आपके शॉप्स होंगे फेयर प्राइसेस शॉप्स होंगी वहाँ पर आपको ये जो डिवाइस है वो देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करानी होगी
और उसके बाद आपको जो फूड ग्रेन्स है या चाहे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज आप परचेज कर रहे हो वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन लगाई हुई दोस्तों। लिमिटेशन इसलिए लगाई हुई कि मान लीजिए कि आप एक परिवार है, उसमें से एक बंदा यहाँ पे माइग्रेट करता है, दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है। अगर ये बंदा यहाँ पर बाहर जाने के बाद सारा का सारा अगर फूड ग्रेन आपने राशन कार्ड पे खरीद लेता है, तो यहाँ पे डाउट रहेगा कि फैमिली को शायद राशन ना मिले सब्सिडाइज्ड रेट पे, तो उनको यहाँ पे नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पे एक लिमिट तय की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा अगर बाहर जाता है तो उसका फैमिली कोटा का जो है 50% ही वो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वो यहाँ पे जो है ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरा का पूरा जो है जो फैमिली है, जो पीछे रह गए हैं लोग, वो भी यहाँ पे इस राशन कार्ड का जो फ़ायदा है, यानी कि जो सिस्टम चलाया हुआ इसका फ़ायदा जो है वो ले पाएँ, ठीक है। तो 50% की यहाँ पे जो मैक्सिमम कोटा यहाँ पे रखा हुआ है वो लिमिट यहाँ पे लगाई हुई है। एक बार यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक बार यहाँ पे आधार सीडिंग हो जाए और 100% जो EPOs जो आपके डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के डिवाइसेज अगर इंस्टॉल हो जाएं, तो हम यहाँ पर जो है इस जो पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड्स की वो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्यों यहाँ पे सरकार इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स होगा वो होगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप हर स्टेट में जाएंगे तो आपको अलग अलग जो राशन कार्ड वहाँ बनवाने होंगे, उसके बाद उसका भी एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना होगा। आप स्टेट के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, ईजिली आपकी जो पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड की वो यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यही है। इसके लिए आपके पोर्टल जो हमने पढ़ा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो पोर्टल है वो आपको इंटर स्टेट के लिए और इंट्रा स्टेट के लिए एक पोर्टल और तैयार किया जा रहा है, अन्न वितरण पोर्टल। अन्न वितरण जिससे आप नाम को समझते हैं, अन्न यानी कि गेहूं और वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस नाम का जो पोर्टल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वही है लगभग आपका IMPDS का तरह जो पोर्टल है वही है, बस यहाँ पे अलग अलग आपको ये दिखाएगा कि जब इंटर स्टेट यहाँ पे पोर्टेबिलिटी होगी तो उसके लिए आपको IMPDS का पोर्टल यूज़ करना होगा। अगर इंट्रा स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर आप माइग्रेट करते हैं तो आपको इस पोर्टल का इस्तेमाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से आपके जो बोगस राशन कार्ड होल्डर्स बने हुए हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और वहाँ पर अलग अलग उनके जो राशन कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कई लोग होते हैं जो यहाँ पे अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज लेते हैं ऐसी सिचुएशंस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा अभी तक फीड नहीं है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना डाटा रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटीग्रेटेड डाटा अभी तक के लिए नहीं है। कोशिश की जा रही है इसको बनाने की, मेंटेन करने की, और यही वजह है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्च 2021 तक जो है ये सिस्टम जो है पूरी तरह से लागू करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और जो डबल यहाँ पे जो डुप्लीकेशन होता है उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो फूड का सब्सिडी जो बिल है वो यहाँ पे राइज हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो है कंट्रोल किया जाएगा, जो लीकेज होती है वो यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर चैलेंजेस क्या है। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप इसको इजीली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको नहीं कर पाएंगी, थोड़े चैलेंजेस भी है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैलेंजेस वो है टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, जो कि हर काम को करने की शुरुआत में आपको देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे जो भी काम यहाँ पे गवर्नमेंट करती है उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता ही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हर तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भी जैसा कि आपको पता है कि डाटा सीडिंग के लिए आपको आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ करना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और अभी कब हम जानते हैं कि 85% 41% जो आपके राशन कार्ड्स हैं वो अभी सारे के सारे जो सिर्फ है आधार कार्ड से लिंकअप है, लेकिन बाकी के जो नहीं है वो अभी नहीं है, यानी कि सिर्फ इतने ही हैं कि 85% जो लगभग राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड से इसको राशन कार्ड को यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है। और ये जो डाटा है आपको अगस्त 2019 तक का डाटा अभी तक हमारे पास है। बाकी जो लोग हैं अभी भी ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने अभी यहाँ पे आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा EPOS मशीन्स का होना, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन अभी नहीं है, अन्न वितरण पोर्टल के लिए आपको इस मशीन्स का होना ज़रूरी है। और अगर डाटा की बात करें तो अभी यहाँ पर जो 37,392 जो FPS हैं वो यहाँ पे जनवरी 2020 तक यहाँ पे जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और बाकी की अभी जो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो उनके लिए वो भी बनवानी होंगी मशीन, और सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स को सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी एरियाज़ के अंदर वो जो मशीन है वो आपको पहुँचानी होगी। अभी के लिए ज़रूरत कितनी है, 79,050 मशीन्स की भी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। हम जानते हैं कि अभी भी हमारे जो यहाँ पे इंटरनेट जो पेनिट्रेशन है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लो है इंडिया के अंदर। तो खासकर ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो बहुत ही कम कनेक्टिविटी है, तो वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जो मशीनें हैं ये कनेक्टिविटी से इंटरनेट बेस्ड है, तो इनके लिए इंटरनेट की सुविधा अगर नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये काम नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो होती हैं वो यहाँ पे बिजली से चलती है, और
हमारे यहाँ पे देखिए, मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि 2017 का इन्होंने डाटा यूज़ किया है शायद जस्ट टू यू नो जस्टिफाई दियर प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पर 2017 की एक प्रॉब्लम यहाँ पे रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा था यहाँ पर जो हाफ से ज़्यादा विलेज अभी भी बाकी हैं जो कि यहाँ पे 12 घंटे की कम से पावर सप्लाई जो है उनको दी जाती है। और अभी लास्ट ईयर मुझे याद है कि एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे कहा गया था कि अभी हमारे यहाँ पे जो है जितने भी विलेज हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, इनकी 12 घंटे की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बिजली पावर सप्लाई की वो यहाँ पे दी जाती है। बट अभी उन्होंने 2017 की रिपोर्ट ली है तो दैट्स ऑल राइट, इन्होंने जस्टिफाई किया इस चीज़ को कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हमारे देश में पूरी तरह से नहीं हुआ है, और ऐसे इलाके हैं, ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 12 घंटे से भी कम टाइम के लिए जो है पावर सप्लाई मिलती है, और ऐसे में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ डाटा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे माइग्रेशन को लेकर अभी भी डाटा नहीं है, ठीक है। दिस विल बी चैलेंज स्टेट गवर्नमेंट इन मेकिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ राशन एंड कमोडिटीज अवेलेबल। जैसे कि अभी उन्होंने 50% की टाइम लिमिट रख दी है, लेकिन अभी हम इतना यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, नहीं घटाना है, कितना करना है, तो उसके लिए हमें डाटा की जरूरत होगी। डाटा अभी तक हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, वेरी स्टेट गवर्नमेंट है, वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है जो अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करती है। यानी कि जिस भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ इस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के पूरा करने के लिए हमें ये कमोडिटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, तो हर एक स्टेट में अंदर आपको डिफरेंट कमोडिटीज़ जो है डिफरेंट प्राइसेस पे जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर शायद जब सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे काम होगा, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारे डाटा को, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगी, तो शायद फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो शायद यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर लगेगा, कि शायद स्टेट्स को लगेगा कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है उनके स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है इंप्लीमेंटेशन को लेकर। साथ ही इंसेंटिवाइजिंग प्रोविजन फॉर लोकल फूड हैबिट्स एंड नीड्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके स्टेट की फूड हैबिट्स हैं, जो कि उनके लोकल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें जो है फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़ यहाँ पे स्कीम लाएगी, जिनको वो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के अंदर लाना चाहते हैं, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ट हो कि जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से चीज़ें हम चाहते हैं, वही आइटम्स, वही चीज़ें यहाँ पे जो है रखी जाए इस सिस्टम के अंदर। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टेट्स है वो शायद इतना इंसेंटिवाइज फील ना करें स्कीम के लिए, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है हमारे सामने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन के लेकर। देखिए कंक्लूजन में इन्होंने एक बोला है कि अभी के लिए इसको ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, और एकदम से इसको स्कीम को हम रोल आउट करने के बारे में नहीं सोच सकते, हमें धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, और हर तरीके से हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर जो फूड है वो यहाँ पे इजीली अचीव हो सके, उनको जो है मिल सके, ठीक है। तो इट कैन प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द कंट्री क्लोजर टू अचीविंग दिट्स SDG गोल 2, जो कि बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी कि जीरो हंगर को लेकर जो बात करता है। तो गवर्नमेंट अगर कंट्री को उसको अचीव करना है तो उसको धीरे धीरे जो है इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और जो पॉपुलेशन, जो मार्जिनलाइज लोग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको यहाँ पर जो है कोशिश करनी होगी कि वो यहाँ पे पीछे ना रह जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, जो कि 2013 में यहाँ पे आया था हमारे सामने। देखिए यहाँ पर कोशिश की गई थी कि जो फूड इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पे पूरी देश से कम्प्लीटली यहाँ पे जो है ख़त्म की जाए। तो फूड सिक्योरिटी लाने के लिए यहाँ पे जो एक जो लोग यहाँ पे, जिनको यहाँ पे फूड की प्रॉब्लम होती है, फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए 2013 के अंदर ये एक्ट पास किया गया था। इसके अंदर आपके गांव की 75% आपकी जो पॉपुलेशन है, और शहरों के अंदर 50% जो पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे जो है जो फूड ग्रेन्स है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेप्सा के अंदर 21 करोड़ यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो चावल या गेहूं है वो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे दिए जाते हैं। चावल 3 रुपये किलो की दर से दिया जाता है, और जो गेहूं है वो 2 रुपये किलो की दर से दिया जाता है। इसके साथ जो दाल वगैरह हैं, जो कोर्स ग्रेन्स है, वो यहाँ पे 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू स्टेट यूटीज़। यहाँ पे आपकी जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो वेरियस यहाँ पे गोदाउन्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो है सभी स्टेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एलोकेशन करती है फूड ग्रेन्स का, जो कि वो अपने पास जो है स्टोर करके रखती हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि ये जो है उनके आसपास जो भी सेंट्रल की तरफ से जो भी उनको सामान दिया गया है वो यहाँ पे जो है लोगों तक पहुँचाए। जो भी एलिजिबल फैमिलीज है, जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे जो है फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए उनको यहाँ पे सामान जो है वो मिल सके।
टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो देखिए 1997 में ये शुरू हुआ था ताकि जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाया जा सके। इसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो कैटेगराइज यहाँ पे किया गया था। उसके बाद 2000 के अंदर यहाँ पे अंत्योदय योजना आई। इसका मतलब यही था कि जो गरीब के अंदर भी कुछ यहाँ पे जो लोग हैं जो कि रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, जिनको यहाँ पे फूड जो है नहीं प्रोवाइड हो पाता, फूड ग्रेन्स की इनसिक्योरिटी महसूस होती है, तो उनके लिए एक कैटेगरी अलग से यहाँ पे योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर आई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था अंत्योदय अन्न योजना, की जो आखिरी से आखिरी जो पुअर वल्नरेबल पीपल है उन तक भी जो है खाना जो है पहुँच सके। तो यहाँ पर ये जो है बीपीएल के अंदर आपको ये जो पोअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के अंदर आपको जो कैटेगरी आपको जो है देखने को मिलेगी, और इसके जरिए उनको जो है टारगेटेड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर उनको लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात करता है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर। देखिए दोस्तों, अप्रैल के महीने की जो मैगजीन आई थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस यहाँ पे दाखिल किया गया था, और उस पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो है इशू यूज़ करती हैं, जो भी उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती हैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं, कि अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना फ़ायदा जहाँ पे पॉलिटिकल जो रीजंस होता है एडवर्टाइजमेंट का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे गाइडलाइंस ये इशू की गई थी कि जब तक कोई नई गाइडलाइंस यहाँ पे, जब तक कोई ड्राफ्ट पॉलिसी या कुछ भी नया बिल यहाँ पे इस चीज़ को लेकर, इस रेगुलेशन को लेकर यहाँ पे पास नहीं होता कि किस तरीके से गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या किस तरीके से गवर्नमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, वो नहीं आती, तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे फॉलो की जाएंगी। तो ऐसे में अभी इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे सामने जो है गाइडलाइंस यहाँ पे बनाई जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे इशू की एक ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस। ठीक है, किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस है? वही जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो है कैंपेनिंग कर सकती हैं अपनी यहाँ पे स्कीम्स की, अपनी पॉलिसीज़ की, जो भी वो बनाते हैं किस तरीके से लोगों से जो है कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वाई न्यूज़ को। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ इशू अ ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के अंदर किन किन यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इम्पैनलमेंट करने जाना है, ताकि सेंट्रल के जो कैंपेन्स हैं उनको यहाँ पर जो है उनके आउटरीच यहाँ पे की जा सके, लोगों तक वो चीज़ें जो है वो पहुँचाई जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने गाइडलाइन इशू की है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सोशल मीडिया के यूज़ से बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनहेंस आउटरीच। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज हर व्यक्ति जो है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे डाटा से भी शो किया है कि फेसबुक के ऊपर आपको 210 मिलियन यूज़र मिल जाएंगे, और इंडिया के अंदर 400 मिलियन जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं आज के टाइम पे अवेलेबल है, यानी कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को। तो ऐसे में सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक आप जो है डाटा चीज़ें जो है वो पहुंचा सकते हैं, उनके ओपिनियन फॉर्म के लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पहुंचा सकते हो, यहाँ तक कि उनका जो सपोर्ट है, मास सपोर्ट जो है वो भी आप जनरेट कर सकते हो। रियल टाइम इंगेजमेंट, सोशल मीडिया यहाँ पर जो है टाइम और प्लेस को यहाँ पे काफ़ी शैकल करता है, यानी कि आपके रियल टाइम पे जो है लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो आप। जो पॉलिसी मेकर हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ रियल टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको जिस टाइम पे करनी है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि लिबियन क्राइसिस जब आया था तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ट्विटर हैंडल को यूज़ किया था, अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था कि किस तरीके से जो हमारे भारतीय लोग वहाँ पर लिबिया कंट्री के अंदर फंसे हुए थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। तो देखिए आप सोशल मीडिया की पावर हम सब जानते हैं आज के टाइम पे। तो रियल टाइम एंगेजमेंट इज वन ऑफ बेनिफिट है जो कि आप यहाँ से लिया जा सकता है। नेक्स्ट टारगेटेड अप्रोच, तो यहाँ पर फैसिलिटेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना कि आप टारगेटेड तरीके से, यानी कि जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, जिन लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते हो उनके साथ इफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही तो उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल इंटरेक्शन, देखिए जो ट्रेडिशनल आपके फॉर्म्स ऑफ मीडिया है जैसे कि गवर्नमेंट रेडियो हो गया, उनके जरिए आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया जो आज के प्लेटफॉर्म है उनके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल से। ठीक है, तो ये इनका एक फ़ायदा है। साथ ही साथ मैनेजिंग परसेप्शन, देखिए हर किसी की अपनी परसेप्शन बनी होती है, चाहे हम कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक हमारे सामने से कोई आकर उन परसेप्शन को क्लियर नहीं करता, हमारे दिमाग में हम वो चीज़ें लेकर चलते हैं। स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हमारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है लोगों के में। तो ऐसे में अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी चीज परसेप्शन को चेंज करना चाहिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों, यहाँ पे तो हर किसी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा होता ही है
कि कोई भी बंदा अगर किसी के परसेप्शन चेंज करना चाहे, मैनेज करना चाहे, ताकि यहाँ पे जो अनवेरीफाइड जो चीज़ें होती हैं, जो मिसलीड यहाँ पे लोगों को किया जाता है, वो चीज़ों को रोका जा सके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस जगह पे ये मिसलीडिंग फैक्ट्स लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, वहीं से जो है लोगों को यहाँ पे जो है समझाना होगा, उनको मैनेज करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम है, कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर आपके सामने फेक न्यूज़ आती हैं, लोग उससे डाइवर्ट होते हैं, उनका माइंड चेंज होता है, तो ऐसे में आपको वहीं से आपको जो है शुरुआत करनी होगी उन चीज़ों को टैकल करने की, उन चीज़ों को ठीक करने की। तो अगर आप चीज़ों को, परसेप्शंस को, फेक न्यूज़ को अगर आप हैंडल करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो ऐसे में ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करे। ठीक है, हम बात कर रहे थे ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन को लेकर, जिसके जरिए यहाँ पे जो है इम्पेलन यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किया जाएगा। कि क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, इसको सेटअप किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था। इससे पहले आपके 3 यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। पहला था आपका डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, दूसरा था डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, और तीसरा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। उसके बाद 2017 के अंदर इनको मर्ज कर दिया गया और इनको नेमिंग दी गई ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, BOC। इसका काम यही है कि गवर्नमेंट्स के जितने भी, गवर्नमेंट के फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, कि गवर्नमेंट्स के जितने भी प्रिंटिंग है, ऑडियो वीडियो, यानी कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, उसको ये जो डिपार्टमेंट है, जो ब्यूरो है, ये हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अबाउट ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइन, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे इसके अंदर दी गई हैं। देखिए, पहले यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, नीड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया। पहले आपने देखा अप्रैल के महीने में जिन्होंने मैगजीन पढ़ी है, उन्होंने देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी यहाँ पे ब्लेम्स लगाए गए थे कि गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, करंटली ऑर्गेनिक रीच ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली सच पीपल हु आर कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को फॉलो कर रहा है, उसी तक ये कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट पहुंचा सकती है। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत को बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन तक रीच कर सकती है, अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एम्पावरिंग करवा लेती है तो। ठीक है, तो ऐसे में सोशल मीडिया को यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट कराना होगा गवर्नमेंट को, किसी भी चीज़ को उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि आज के टाइम में सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट्स के किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन यहाँ पे दी गई कि डिफाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज अ वेब मोबाइल बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशन, जो कि किसी को यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे अलाउड करेगा कि वो क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो विजुअल की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक एनिमेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पे गवर्नमेंट इम्पेनलमेंट करेगी जो कि पिछले 6 महीने से जो है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में है, और जिनके ऊपर जो यूज़र है काउंट में पिछले 1 महीने में 25 मिलियन जो यूज़र हैं उनके अकाउंट के अंदर हैं, यानी कि 25 मिलियन जो यूज़र हैं वो उसके उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो पिछले महीने के। ठीक है, तो ये उनका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। हाँ जी, अब सो यही गाइडलाइंस यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे डिटेल गाइडेंस यहाँ पे दी नहीं गई, सिर्फ यही चीज़ें कही गई हैं। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने आएगी कि विच प्लेटफॉर्म टू यूज़, कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बारे में सबके, धीरे धीरे हमें करना होगा कि चूज़ करना होगा गवर्नमेंट को, कितने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, किस में यूज़र ज़्यादा है, किस में कनेक्टिविटी ज़्यादा, तो उन चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले हु विल, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु विल एंगेज। Most departments have limited capacity to engage with the traditional media itself, and since social media demands a deeper and constant interaction, availability of such resources is even more limited. यहाँ पे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो डिमांड करता है कि आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही डीपर हो और कांस्टेंट लेवल पे इंटरेक्शन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है बनी रहे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे गवर्नमेंट को फेस करनी हो पड़ सकती है कि कहाँ पर किसके साथ यहाँ पे इंगेजमेंट करनी है, कैसे करनी है, तो वो दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसके अपने एक लिमिटेड कैपेसिटी है और यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंट आपको इंटरेक्शन रखनी होगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है हाउ टू एंगेज। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये है कि किस तरीके से आप एंगेजमेंट के लिए रूल्स क्या होंगे। ठीक है, अभी जो आपने देखा कि गाइडलाइंस इतनी क्लियर नहीं बात कर रही है कि किस तरीके से मीडिया को यहाँ पे प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ किया जाएगा, तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया जाएगा, क्या गवर्नमेंट रियल टाइम पे यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगी या फिर किसी पूरे दिन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें कि क्वेरीज को या फिर चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा, तो वो चीज़ें अभी थोड़ी सी यहाँ पे डिफाइन नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन को लेकर। तो कंक्लूजन में इन्होंने कहा कि 2012 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक गाइडलाइन इशू की थी, फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पर अभी के लिए हम ये गाइडलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज जो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट को इशू करेगी और किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी। कंक्लूजन में उन्होंने एक चीज़ कही कि हमारे पास जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, बल्कि एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की पार्टिसिपेशन अगर नहीं बनी, लोग उसमें अपनी सहमति पार्टिसिपेशन यहाँ पे सहमति नहीं दिखाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो फिर ट्रेडिशनल जो मीडिया होता है वो तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन का काम तो कई हद तक वो भी कर सकते हैं, तो हमें लोगों से पार्टिसिपेशन लेनी होगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि उनकी लोकल लैंग्वेज, उनको में उनसे बात करना, इंटरेक्शन करने के लिए उनको फैसिलिटी देनी होगी, उनके व्यूज़ के यहाँ पे कॉग्निजेंस लेनी होगी कि लोग क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चीज़ प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि चूजिंग प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को आपको जो है धीरे धीरे चूज़ करना होगा, सोच समझ के चूज़ करना होगा। चॉइसेस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, तो अभी शुरुआत के लिए जो है 1 या 2 प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे जो है आप यहाँ पे और प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो कि हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अभी वेल डिफाइंड नहीं है चीज़ें कि किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, किस तरीके से कंटेंट यहाँ पे रखा जाएगा, गवर्नेंस यहाँ पे, यानी कि चीज़ें जो हो वो थोड़ी सी एक्सेसिबल हो, सभी लैंग्वेजेस में हो, सभी को कंटेंट जो है समझ में आए, यानी कि जो कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है कंटेंट की मिल सके। तो उन चीज़ों का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बेहतर होना चाहिए और जो लीगल प्रोविजंस पहले के बने हुए हैं उनके विद इन होना चाहिए, उनसे आउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे किया जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना ठीक है, लेकिन उसका एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे जो है पॉलिसीज़ को अनाउंस करे टाइम टू टाइम और उसको ध्यान भी रखे कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो भी करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है वो होता है खत्म। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।